नमस्कार। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी न्यूज़ में देखा होगा कि किसी ने किसी को बदनाम करने के लिए कुछ झूठ बोल दिया, फेक न्यूज़ फैला दिया, सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए, उसके रेपुटेशन को हार्म करने के लिए। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस यानी नेता, सेलिब्रिटीज़ जैसे एक्टर एक्ट्रेस या जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ होते हैं, जैसे कोई कंपनी का सीईओ हो गया या कोई समाज सेवी हो गया, ऐसे लोग को अपमानित करने के लिए हमेशा फेक न्यूज़ और झूठे बयानों का सहारा लिया जाता है। आज हम देखने वाले हैं डिफेमेशन। व्हाट इज डिफेमेशन? मानहानि क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करने के लिए झूठ फैलाता है, उसके बारे में गलत बोलता है, उसके बयानों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है, या फिर इंटेंशनली जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए उसके बारे में गलत बोलता है, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट को पब्लिश करता है, या ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको अपमानित किया जाता है, इसे ही हम लोग मानहानि बोलते हैं। अभी लेटेस्ट के टाइम पे एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपने कांग्रेस लीडर रागिनी नायक के बारे में सुना होगा और इंडिया न्यूज़ के रजत शर्मा के बारे में। रागिनी नायक एक लाइव प्रोग्राम में रजत शर्मा के साथ शो में थी। रागिनी नायक का कहना है कि रजत शर्मा ने उनके खिलाफ अपशब्द बोले हैं। इस बात से रजत शर्मा को खराब लगा। उन्होंने बोला कि मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा और उन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक मानहानि का केस किया। सेम टाइम पर रागिनी नायक जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया। तो आप समझ सकते हैं कि एक रजत शर्मा है, एक रागिनी नायक है। रागिनी नायक को ऐसा लगता है कि रजत शर्मा ने उनके खिलाफ अपशब्द बोला और रजत शर्मा को ऐसा लग रहा है कि उनके रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ऐसे गलत बयानी किए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक डिफेमेशन केस फाइल किया है रागिनी नायक के अगेंस्ट में। तो एक ये एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री, डिफेमेशन का हिस्ट्री क्या है। बहुत पहले रोमन कानून में डिफेमेशन का कुछ ट्रेस मिलता है, जहाँ पर एब्यूजिव लैंग्वेजेस या चैंटिंग को रोकने के लिए उन्होंने एक प्रावधान बनाया था, या फिर जर्मन या इंग्लिश लॉ में भी ये मिलता है। उसमें अगर कोई एब्यूजिव चैंटिंग करता है या एम्पायर के बारे में गलत बोलता है तो उनका जीभ काट दिया जाता था। ये बहुत पहले की बात है। तो ये ट्रेसेस जो स्टार्टिंग के कुछ ट्रेसेस है जो वर्ल्ड में मिलते हैं हमें। इंडिया में मानहानि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, डिफेमेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इंडिया में डिफेमेशन 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। 1837 में लॉर्ड मैकॉली ने ये पहला प्रावधान मानहानि का लेकर आया था। लॉर्ड मैकॉली जो ब्रिटिश कमेटी थी उसके फर्स्ट मेंबर ऑफ लॉ थे, मतलब लॉ के तरफ से पहले मेंबर वो चुने गए थे। ये 1837 में हुआ था। लेकिन इसे लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर आप ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो इंडिया पर लगभग 200 साल उन्होंने रूल किया था। तो 1837 आते आते काफ़ी पहले तक वो रूल कर चुके थे। उन्हें इस चीज़ का आभास था कि आने वाले समय में उनके खिलाफ, उनके गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत लोग गलत बात कर सकते हैं, बहुत लोग कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हित को बचाए रखने के लिए, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके, ये डिफेमेशन का प्रावधान लेकर आया था। ये तो बात रही हिस्ट्री की। अब हम देखते हैं कि मानहानि के रूप क्या होते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिफेमेशन? डिफेमेशन के जो दो फॉर्म्स हैं, जो दो रूप हैं,
उसमें पहला है लाइबल और दूसरा है स्लैंडर। लाइबल डिफेमेशन क्या होता है? लाइबल मतलब परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, अस्थाई तौर पर जो मानहानि होती है। जैसे रिटन में किसी के बारे में गलत लिखा हुआ, या कोई चित्र बनाकर, कोई डायग्राम बनाकर, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी के बारे में गलत बोला गया, उसको दर्शाया गया गलत तरीके से। या फिर रिकॉर्डेड लाइंस होते हैं जिसमें अगर सपोज मैंने कुछ बोल दिया तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, तो एक रिकॉर्ड हो गया, उसका एक रिकॉर्ड बन गया। तो इस तरह से अगर किसी को बदनाम करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे लाइबल फॉर्म ऑफ डिफेमेशन। लाइबल डिफेमेशन हमेशा परमानेंट होता है, मतलब अस्थाई तौर पर कहीं लिखा हुआ रहना चाहिए, कोई चित्र बना रहना चाहिए, कोई डायग्राम बना रहना चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है स्लैंडर। स्लैंडर क्या होता है? इसे हम लोग ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन भी बोलते हैं, मतलब जो क्षणिक भर के लिए हो। जैसे मैंने किसी को बदनाम करने के लिए उसके मुंह पर कुछ बोल दिया, ओरली मौखिक रूप से बोला हुआ कोई भी अपमानजनक बात जो सामने वाले व्यक्ति का रेपुटेशन को हार्म करे, उसे स्लैंडर फॉर्म ऑफ डिफेमेशन बोलते हैं। तो ये तो बात रही दो फॉर्म की, लाइबल और स्लैंडर। मैंने एक एग्जाम्पल अभी रागनी नायक और रजत शर्मा जी की दी थी। कृपया बताइएगा आप कि ये कौन से फॉर्म ऑफ डिफेमेशन है? लाइबल फॉर्म ऑफ डिफेमेशन था या फिर स्लैंडर फॉर्म ऑफ डिफेमेशन था? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन के क्या प्रकार होते हैं? तो डिफेमेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सिविल डिफेमेशन और एक क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन मतलब जैसे बातों बात में, फ्लो में हम लोग अनइंटेंशनली किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं, लेकिन उस समय पर सामने वाले व्यक्ति का अपमान हो जाता है, तो ये सिविल डिफेमेशन होता है। ये जानबूझकर नहीं होता है, इसमें कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी को बदनाम करने जा रहा हूँ, तो ये सिविल फॉर्म ऑफ डिफेमेशन होता है। इसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल कंपनसेशन सजा के रूप में यूज होता है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें रजत शर्मा जी ने 100 करोड़ रुपए का एक डिफेमेशन फाइल किया रागनी नायक के ऊपर, तो 100 करोड़ रुपए क्या है? फाइनेंशियल कंपनसेशन है। दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल मानहानि। क्रिमिनल मानहानि क्या होती है? क्रिमिनल मानहानि में व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी को बदनाम करने के लिए उसके बातों को तोड़ मरोड़ कर रखता है, उसके बारे में गलत बयानी करता है, झूठ फैलाता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो उसको पब्लिश करता है, तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन होता है, जहाँ पर आपका इंटेंशन पहले से शो हो रहा है कि आप जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल मानहानि। इसमें जेल भी हो सकती है और इसमें फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिया जाता है। आपको पता है इंडिया में पहला डिफेमेशन केस कब हुआ था? ये 1861 और 1862 की बात है। इसे महाराजा लाइबल डिफेमेशन केस भी बोला जाता है। ये 1861 में पहली बार इंडिया में, भारत में डिफेमेशन का केस लगाया गया था किसी। चलिए अब बात करते हैं साइबर डिफेमेशन क्या होता है। साइबर डिफेमेशन आज के डेट में अगर आप देखोगे लगभग पिछले 20 साल से, तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी वीडियो पब्लिश कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ भी बोल कर निकल सकते हैं, तो उससे बचने के लिए साइबर डिफेमेशन लेकर आया गया था। एक केस था 2001 में वी योगेश क्वात्रा। चूंकि ये पहला केस था साइबर डिफेमेशन में,
इसलिए उस टाइम पर कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो इससे बचाया जा सके साइबर डिफेमेशन से। 2000 में एक एक्ट लेकर आया गया, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ताकि आने वाले समय में इस तरह के साइबर डिफेमेशन को रोका जा सके। और ऐसे अलग अलग साइबर डिफेमेशन होते आए हैं और उसमें उस आईटी एक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, संशोधन होते आए हैं, ताकि आज के डेट में जब लगभग हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट यूज़ है और सोशल मीडिया का रीच है, तो इस फ्लो को, बदनाम करने वाले फ्लो को रोका जा सके। आप बीच बीच में न्यूज़ भी सुनते होंगे कि यूट्यूब ने इतने वीडियो हटा दिए, फेसबुक ने इतने अकाउंट ब्लॉक कर दिए, ट्विटर जो कि अब एक्स नाम से जाना जाता है, उस पर इतने सारे अकाउंट या वीडियो या फेक न्यूज़ वाले कंटेंट हटा दिए। ये सब पार्ट है साइबर डिफेमेशन का, ताकि इससे बचा जा सके। आखिर में साइबर डिफेमेशन का डिफेंस क्या हो सकता है, इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? मान लीजिए आपसे गलती हो गया तो आप बच कैसे सकते? एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहला है एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब अगर आपके पास सच्चाई है तो कोई तरह का टेंशन लेने का आपको जरूरी नहीं है। मीनिंग, जैसे मान लो कि आपने कुछ बोला, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया या किसी ने उसे लिख लिया, या आप 10-15 लोगों के सामने बोल रहे हो तो वो गवाह के रूप में हो गए। मतलब आपका इंटेंशन और आप जो बोले हैं वो सही सही उसको जस्टिस मिल सके, क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो आप डायरेक्टली इससे बच सकते हैं। दूसरा, कुछ प्रिविलेजेस भी मिला है, जैसे पार्लियामेंट में, संसद में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो वो कुछ कभी कभी कुछ रिमार्क्स दे देते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है कि पार्लियामेंट में अगर आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, भले ही वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो या किसी को अपमानित करने वाला हो, उसके ऊपर डिफेमेशन चार्ज फाइल नहीं होता है, उस पर मानहानि का कानून उपयोग में नहीं लाया जाता है। उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अलग अलग राज्य की विधानसभा होती है, वहाँ पर भी अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ बोलता है विधानसभा के अंदर, तो वो डिफेमेशन से उन्हें छूट मिलती है। कोर्ट प्रोसीडिंग जो होती है, न्यायालय में जो कार्रवाई चलती है, बहस चलता है, उस दौरान में अगर जज, वकील या फिर कोई गवाह कोई बात आकर बोलता है तो वो भी डिफेमेशन से अलग रखा जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप डिफेमेशन से बच सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।